ज्ञानदाता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। Good morning, guys. Welcome to our channel, and today we are going to discuss about the topic human resource management. Okay, let us understand what is human resource management. Basically, definition के थ्रू जाएंगे कि human resource management होता क्या है. Human resource management or HRM, it is a strategic and organized management of human resources in an organization. So एक तरह से ये strategically and बहुत ही organized way पे कैसे हम employees को manage करते हैं in an organization. क्योंकि क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ एंड मैन पावर्स आर दोज एसेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन जो हाईली इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं. अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से 100% परफॉर्म करेंगे तो आपकी कंपनी यहाँ से यहाँ चली जाएगी, और वहीं अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, डिमोटिवेटेड रहेंगे, तो आप कितना भी पैसे फेंक दो उनके पास या फिर उनको सैलरी दे दो या वेजेस दे दो, दे विल नॉट बी फीलिंग मोटिवेटेड एंड दे विल नॉट वर्क एज पर द एक्सपेक्टेशंस. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन सारे एस्पेक्ट्स को कैरी आउट करती है कि उस बंदे को मीन्स हमें किस टाइप की पीपल्स को रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का मतलब कब हायरिंग करनी है, क्या ट्रेनिंग देना है, डेवलपमेंट करना है, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करना है, एम्प्लॉय से रिलेशंस कैसे बनाना है, उनके एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट, इन सभी के क्वालिटी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस. ओके, सो ये एक तरह से प्रोएक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच है. प्रोएक्टिव इसलिए क्योंकि ये पहले ही डिफाइन कर लेना होता है कि भाई किस तरह का मैन पावर हमें रिक्वायर्ड है, उससे किस तरह का काम हम करवाएंगे, इसलिए कहते हैं प्रोएक्टिव. ऐसा नहीं कि बंदा आ गया फिर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें उससे क्या काम करवाना है. फर्स्ट वी हैव टू क्लियर कि किस तरह का काम हमें करवाना है और उस काम के लिए किस तरह के बंदे की रिक्वायरमेंट या किस तरह के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है. फिर हम जाते हैं हायरिंग की ओर या फिर कहे तो सिलेक्शन प्रोसेस की ओर, जहाँ पे हम उस तरह के एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ट्रेन एंड डेवलप करते हैं, जो प्रॉपर ऑनबोर्डिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट जो देना होता है वो सब दे के फिर काम करवाते हैं, प्लस सैलरी देते हैं, एंड जब अगर वो जा रहे होते हैं तो प्रॉपर फाइनल एग्जिट भी करवाते हैं. सो ये है प्रोएक्टिव अप्रोच. स्ट्रैटेजिक अप्रोच इसलिए क्योंकि क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई गोल सेटअप करती है, उस गोल सेटअप के स्ट्रैटेजिक के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ को मीन्स डिफाइन किया जाता है कि उनका KRN KPIs कि क्या काम होगा और कैसे किस तरह के पीपल्स को हम आगे लाना चाहते हैं. सो गाइस, यहाँ पे क्लियर होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक एंड प्रोएक्टिव अप्रोच टू मैनेज द पीपल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू मीट देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. Whenever an employee is joining a company, they found out and they say that human resource department is the department where the employees are working very less. बट ऐसा नहीं है. अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या फिर पीपल्स डिपार्टमेंट नहीं रहा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगा कंपनी को और वहाँ पे कंपनी प्रॉपर रन नहीं कर पाएगी. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एदर इन प्रोडक्शन हो या फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, HRM को या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या पीपल्स डिपार्टमेंट को भी बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. जब भी किसी कंपनी में कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इफेक्टिवली वर्क करता है तो उस कंपनी की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है और बहुत हाई होती है. अगर वहीं पे हम बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स डल है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो डल है, मीन्स इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे, मोटिवेटेड है नहीं, तो ऑब्वियसली उस कंपनी में जो ग्रोथ भी होगा या कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी भी लो रहेंगी. सो हाई अगर जाना है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर पीपल्स डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेसेस होते हैं जिसको इस्तेमाल करके एक एम्प्लॉयज़ की इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को. सो आते हैं, अब बात करते हैं कि इन प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है. सबसे पहले है इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपका करंट एंड फ्यूचर फोरकास्ट की किस टाइप के हेड काउंट्स एंड एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनीज में रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म सर्टन टाइप्स ऑफ टास्क एंड सर्टन टाइप्स ऑफ अटेनेबिलिटी. मीन्स हमारा गोल क्या है, उस गोल के अकॉर्डिंगली हमारा अलाइनमेंट है कि नहीं. तो इसमें बिजनेस प्लान के साथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी की जाती है. देन वहाँ पे आता है आपका रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन प्रोसेस. जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा करंट मैन पावर क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और फ्यूचर अपकमिंग क्या है, तो फ्यूचर के लिए तो हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाते ही रहेंगे, बट करंट में अगर कोई वैकेंसी है तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. तो सिलेक्शन प्रोसेस इमीडिएटली किसी भी प्रोफाइल को जिस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है उसके इंटरव्यूज़ करवा के सिलेक्शन मेथड्स के थ्रू सिलेक्शन कराना और उस प्लेस को फिल करना,
यहाँ पे आता है सिलेक्शन मेथड का इंपॉर्टेंस। सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में जॉब पोस्टिंग, सोर्सिंग ऑफ द कैंडिडेट, इंटरव्यूज लाइनअप, और फिर बाद में उनका सिलेक्शन, ऑफर लेटर रोल आउट, ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती है ताकि वो एम्प्लॉयज़ कंपनी में एनरोल हो सके और परफॉर्म कर सके वर्क। देन आता है ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। सो वेन एवर अ पर्सन इज न्यू एडर टू अ कंपनी, एडर टू योर फैमिली, ओके, जब कोई परिवार में कोई नया सदस्य भी आता है, सपोज करो किसी घर में शादी करके बहू घर पे पहली बार आती हैं, तो सबसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है, ये सास है, ये ससुर है, प्लस यहाँ के ये रीति रिवाज है, संस्कार है। सेम टाइप से ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से सपोज करो ये एसओपीज के थ्रू किया जाता है कि हाँ, या इस कंपनी में क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोसेसेस है, व्हाट इज द हायरार्की एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, ताकि एम्प्लॉय और भी फैमिलियर हो सके कंपनी से, और किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट या हेल्प की ज़रूरत हो तो वो किसी को भी रीच आउट भी कर सके। सो if an employee is being hired in a company, the proper onboarding and orientation of that employee is needed. अगर ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो एम्प्लॉय डेफिनेटली काम नहीं कर पाएगा, एदर ही विल बी स्ट्रगलिंग टू वर्क, एदर वो जल्दी हायर करेगा और तुरंत ही निकल लेगा, क्योंकि उसे अगर फैमिलियर नहीं हो पाएगा कंपनी से और उस वर्क एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, या फिर वर्क एनवायरनमेंट उसके प्रति सही नहीं है, तो वो डेफिनेटली दूसरी जगह जाएगा। देन आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ईच एंड एवरी कंपनी में कुछ बेसिक ट्रेनिंग होती है ताकि वहाँ की प्रॉपर ओरिएंटेशंस भी हो सके, प्लस जॉब रिलेटेड वर्क के रिलेटेड भी ट्रेनिंग्स की करवाई जाती है। तो ये ट्रेनिंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर कंपनी में हायर्ड है तो ना कि वो खाली वर्क करे, वर्क के साथ उसकी वर्क और भी इफेक्टिवली परफॉर्मेंस निकल के आए, उसके लिए उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डाला जाता है। एदर इट इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एदर इट इज़ अ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ट्रेनिंग जब रिक्वायरमेंट है उसके मैनेजर्स के थ्रू बताया जाता है, या फिर वो खुद भी उस टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में घुस के अपने आप को चयनित करके या फिर ट्रेनिंग करवा के आगे बढ़ सकता है। ये प्रोसेस इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही एक प्रोसेस है जो किसी भी एम्प्लॉय के इफेक्टिवनेस को अप टू अ अटमोस्ट लेवल पे ला सकेगी। Then we are coming to the performance management plan. So performance management is a process जहाँ पे हम किसी भी employees के performance को manage भी करते हैं। So it is not only including the appraisal जहाँ पे आप खाली rating दे। तो appraisal में क्या, performance appraisal में क्या होता है कि हम खाली rating देते हैं, and those rating are added into the quarterly and or half yearly or monthly ratings. But यहाँ टर्म्स आती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय की रेटिंग तो रहेगी, बट उस रेटिंग को हम बढ़ाएंगे कैसे? एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जहाँ रिक्वायरमेंट है उसके प्रॉपर कम्युनिकेशंस करना, एम्प्लॉय से बैक टू बैक फीडबैक लेना और प्लस उसके मैनेजर से फीडबैक लेना, देन इंप्रूविंग दैट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, उस एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना और परफॉर्मेंस इंक्रीज करवाना, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का काम है। फिर हम आते हैं बात करने कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट को लेके। सो इफ देयर इज अ एम्प्लॉय हु इज अ वाइट कॉलर एम्प्लॉय और अ ब्लू कलर एम्प्लॉय, दोनों जगह पे मीन्स कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है। कई जगह क्या होती है कि खाली कॉम्पेंसेशन इज इनफ टू गिव टू मेक द एम्प्लॉय मोटिवेटेड टू वर्क, बट इन डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स, इट इज अ सीनियर रोल और कुछ अलग रोल्स में क्या होता है कि कॉम्पेंसेशन के साथ साथ एम्प्लॉय रिलेटेड बेनिफिट भी, मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है, पर्क्स क्या क्या है कंपनीज में, ये सभी इंपॉर्टेंस रहती है। तो इन सब जो भी टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ ना, ये सभी टॉपिक्स के बारे में अलग से चैप्टर्स आएंगे आगे। तो आप अगर एमबीए कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो इन एचआर, ध्यान रखना ये सभी टॉपिक्स रियल लाइफ सिनेरियो में अगर आप जॉब करने जाओगे वहाँ पे भी इनका इंपॉर्टेंस रहेगा। हो सकता है आप खाली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में काम कर रहे होंगे, या फिर खाली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में काम कर रहे होंगे, या ऑनबोर्डिंग में। In employee relations, the HRM professionals actually maintain the relation between the employee and the organization. क्या होता है कि कई बार कोई कंपनी में हायर होता है तो उसके बहुत सारे क्वेरीज टाइम टू टाइम बेसिस पे आते रहती है, तो उस क्वेरीज का इमीडिएट रिजोल्यूशंस, उसकी फीडबैक लेते रहना, मंथ और मंथ बेसिस पे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेशियोज निकालते रहना, फीडबैक्स एंड सर्वेज रन करने से क्या होता है कि कई बार हमें पॉइंट्स आउट्स मिलते हैं कि क्या क्या अभी बर्निंग पॉइंट चल रहे हैं कंपनीज में। तो इन बर्निंग पॉइंट्स पे वर्कआउट करना और एम्प्लॉय रिलेशंस को इम्प्रूव करना भी एक एचआरएम का फंक्शन होता है। सो इन टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस वी एक्चुअली आइडेंटिफाई द टॉप टैलेंटेड और हाईली स्किल्ड टैलेंटेड पर्सन जो कंपनी में वर्कआउट कर रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। तो अगर उनको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलता है कंपनी में, या फिर कोई प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग नहीं है, या उनका कैरियर डेवलपमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लूज दोस टाइप ऑफ टैलेंट।
सो यहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस रोल्स आता है कि उस बंदे को कैसे हम प्रमोट करेंगे, उनका करियर ग्रोथ प्लान क्या रहेगा, प्लस उनके मोटिवेशन के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें न्यू हैं, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही है, ये सभी चीज़ें इंक्लूड करेंगे टैलेंट मैनेजमेंट में। सो गाइज मैं बता दे रहा हूँ, ये सभी अभी मैं ब्रीफ बता रहा हूँ, बट बाद में हमारे चैनल्स में बैक टू बैक इन सभी टॉपिक्स पे अलग अलग प्रेजेंटेशंस आएंगे। अब बात आती है एम्प्लॉय सेपरेशन की। सो एम्प्लॉय सेपरेशन बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक होती है वॉलेंट्री, जहाँ पे एम्प्लॉय खुद रेजिग्नेशन डालता है और कंपनी से सेपरेट होना चाहता है, और दूसरी है इनवॉलेंट्री, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की या तो परफॉर्मेंस बेसिस पे इनवॉलेंट्री टर्मिनेशन की जाती है या फिर उनके एब्सकॉन्डिंग या जेटीपी क्राइटेरिया के अंदर उनको इनवॉलेंट्री एग्जिट किया जाता है। सो इनवॉलेंट्री में मेजरली टर्मिनेशन पार्ट ही आती है। यहाँ पे क्या होता है कि हम उस टाइप के एम्प्लॉयज़ को कंपनी में ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते जो कंपनी में या तो हर्डल्स बनते हैं, या ट्रबल मेकर्स रहते हैं, या फिर रेस्पॉन्डिंग नहीं रहते हैं, डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे टर्मिनेशन प्रोसेस आता है। बट ऐसा नहीं है कि आपने आज बोला और कल बंदे को निकाल दिया या आज के आज निकाल दिया। हर हर एम्प्लॉय इज़ अ प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स, तो वो इंसान है, ह्यूमन है, तो उनके लिए जो नोटिस पीरियड होता है, जो चीज़ें हमारे टर्म्स एंड पॉलिसीज़ में है, उसको प्रॉपर फॉलो करके उनका प्रॉपर सेपरेशन करना पड़ता है। सो अगर आप वॉलेंट्री जो जा रहे हैं उनकी भी प्रॉपर सेपरेशन हो, और जो इनवॉलेंट्री जा रहे हैं उनका भी प्रॉपर सेपरेशन हो। सो ये एम्प्लॉय सेपरेशन इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रोसेस इन एचआर। सो अब आप गाइज देख रहे हो कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंटायर साइकिल बन गया है। साइकिल क्यों? जहाँ ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से स्टार्ट हुआ था वहीं एम्प्लॉय सेपरेशन पे खत्म हुआ। अगर एम्प्लॉय सेपरेशन में कोई बंदा सेपरेट होता है तो वो वैकेंसी ओपन हो जाती है, फिर वापस उस वैकेंसी को अगर फिल करना है तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एचआर प्लानिंग के थ्रू रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करके फिर बाद में बैक ऑन बैक सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे। इन प्रोसेस को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया प्रोसेस खत्म हो गई, प्रोसेस इज ऑन गोइंग, बैक टू बैक चलते रहेगा। सो फ्रेंड्स, हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सारे प्रोसेसेस आपको बता दिया है। आप बैक टू बैक इनके इंपॉर्टेंस भी मैं बता दूं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अगर नहीं होगी तो हमें किस टाइप का मैन पावर कंपनी में चाहिए कि वो कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अटेंड हो पाए, ये हम आइडेंटिफाई कभी नहीं कर पाएंगे। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो कंपनीज में एम्प्लॉय रखने का कोई भी मतलब नहीं होगा। चलो, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स को रिक्वायरमेंट है, करंट में क्या रिक्वायरमेंट है एंड अपकमिंग रिक्वायरमेंट क्या है। तब अगर वहीं पे हम प्रोसेस रोक देते हैं तो क्या कंपनी में एम्प्लॉयज़ आएंगी? नहीं आएंगी। तो एम्प्लॉयज़ अगर नहीं आ रही है तो कैसे कंपनीज में हम मीन्स एम्प्लॉयज़ का फ्लो बढ़ाएंगे या फनल बढ़ाएंगे? तो इसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस यूज़ होता है जो ऑनगोइंग प्रोसेसेस रहती है। अदर वो प्रेजेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है एंड अपकमिंग वैकेंसीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो अब करंट वैकेंसी जहाँ पे वैकेंट है उसको इमीडिएटली क्लोज करने के लिए करंट फ्लोज, जो भी फ्लो है, फनल है, जिस टाइप के एम्प्लॉयज आ रहे हैं, अगर वो हमारे क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो उनका प्रॉपर इंटरव्यू, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड डिफरेंट थिंग्स करके उनको सेलेक्ट एंड देन प्रॉपर ऑनबोर्डिंग करवाना। अगर एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किया है तो उनको प्रॉपर ऑनबोर्डिंग करवाना ही पड़ेगा और ओरिएंटेशन होती है। देन वी मूव ऑन टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अगर एम्प्लॉयज इज इन द कंपनी और इज इन टू द सिस्टम, दे आर अ एसेट, वो हम आपके लिए बर्डन नहीं है। अगर आप एसेट पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न डबल होता है। अगर आप एसेट को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो डेप्रिसिएट हो जाएगा। बिल्डिंग पे डेंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, एम्प्लॉयज़ पे भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो अब आते हैं हम बात करने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को लेके, जहाँ पे हम ये एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस डाउन होते जाता है। अगर हम खाली उनको रेटिंग देंगे, अगर रेटिंग में हमने देखा कि उनका परफॉर्मेंस पुअर है, उनको खाली कम्युनिकेट कर दिया पुअर है, बट हमने रूट कोस एनालिसिस नहीं किया क्यों पुअर परफॉर्मेंस है। हमने तो उस बंदे को एक्चुअली इंटरव्यूज के थ्रू सेलेक्ट किया था ना। ऐसा तो नहीं कि हमने डायरेक्ट उठाया बैठा दिया बंदे को और वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं, रेटिंग दिया उसको टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं करते। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होती है कंपनी में, जहाँ पे हम अप्रेजल के साथ साथ इफ़ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज हायर्ड इन अ कंपनी, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे करें, उसकी स्किल मैट्रिक्स अगर हम पहले चेक कर लेते कि स्किल मैट्रिक्स में यहाँ यहाँ गैप है, उस स्किल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दे के डेवलप करा के उसी बंदे को आगे हम परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर वो परफॉर्म करता है इफेक्टिवली तो ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल अचीव होगा। अगर हम उनको खाली रेटिंग दे के छोड़ देंगे और जैसी पीआईपी देंगे एंड एग्जिट करवा देंगे
तो क्या होगा कि हमने तो एक टाइम फ्रेम वेस्ट किया ना, हमने पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैन पावर्स को वेस्ट किया हमारे कंपनी में। हमने उसे ऑनबोर्डिंग भी करवाया था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी किया था, रिक्रूटमेंट किया था, सिलेक्शन किया था, प्लानिंग, सब चीज़ें में वो इन्वॉल्व हुआ था। तो ये सभी चीज़ें अगर वेस्ट हो जाएंगी अगर उस बंदे को हम डायरेक्ट निकाल देंगे, तो इन इन प्लेस ऑफ इन प्लेस ऑफ टर्मिनेटिंग अ एम्प्लॉय, ट्राई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगा इस पर फोकस कीजिए। उसके लिए आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में बताएंगे कि हाउ टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ एम्प्लॉय इफेक्टिवली। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स। तो कंपनी में ऐसा नहीं है कि XYZ एम्प्लॉय है, सबको अलग टाइप की सैलरी दे दी, काम वही कर रहे हैं। तो काम हम यहाँ पे वर्क ओरिएंटेड कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्रेड पे बनाते हैं, प्लस इंसेंटिव स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, एम्प्लॉय रिलेटेड पर्क्स क्या होंगे, ये सभी चीज़ें डिफाइन होती है कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स में। तो ये इसके लिए भी हम अलग से एक चैप्टर लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही। सो बने रहना ज्ञानदाता में। एंड देन वी कम टू द टैलेंट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। एम्प्लॉय रिलेशंस क्या होता है कि कभी भी कोई एम्प्लॉय कंपनी में आता है, उसके कई सारे क्वेरीज होते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे। जैसे कि आपके घर में कोई सदस्य है, कुछ समय गुजारेगा, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं, वो पूछेगा ही जरूर। सेम तरीके से एम्प्लॉय भी आपकी कंपनी में है, तो वो किससे क्वेरी रिजॉल्व करवाएगा, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोई भी पीपल्स पार्टनर या कनेक्ट स्पोक पर्सन होते हैं, वहाँ से वो एम्प्लॉयज़ उनसे बात करके अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करवा सकता है, या फिर आस्क में एनीथिंग टाइप के प्रोग्राम्स में अपने क्वेश्चन रिजॉल्व करवा सकता है। जो भी अंडरस्टैंडिंग उनकी क्वेरी सॉल्व होगी तो वो अच्छे से काम करेगा। अगर वो मन में डाउट रखेगा कि क्या करना है नहीं करना है, तो उसकी कभी भी क्वेरी सॉल्व नहीं होगी और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो प्रॉपर क्वेरी रिजोल्यूशन होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ की मीन्स रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे बड़े, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो एम्प्लॉयज़ तक कैसे पहुँचे, ये सभी चीज़ें एम्प्लॉय रिलेशंस के अंदर आएंगी। सो बेसिकली किसी भी कंपनी में जब भी एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उनमें कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड होते हैं। उस तरह के एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करना होता है और उनका प्रॉपर ग्रोथ प्लान के अकॉर्डिंग उनको ग्रोथ भी देनी चाहिए। अगर हम उनको प्रॉपर ग्रोथ नहीं दे पाते हैं या फिर प्रॉपर उनकी क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाते, या उनका क्या सैलरी रिविजन्स होगा, इंक्रीमेंट्स एंड एवरीथिंग, इंसेंटिव स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, ये सभी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि एट लास्ट वी आर लूजिंग दैट टैलेंटेड एम्प्लॉय फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। हम फिर से वही जीरो से घूमते हुए रहेंगे और उस तरह का टैलेंटेड एम्प्लॉय पाने में मशक्कत करेंगे। नाउ वी कम्स अराउंड विद द एम्प्लॉय सेपरेशन पार्ट। एम्प्लॉय सेपरेशन में क्या है कि एम्प्लॉय जब कंपनी में इन होता है, उसी तरह से जैसे हमने ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन किया था, सेम जब एग्जिट हो रहा होता है, या तो वो वॉलंटरी होता है या इनवॉलंटरी, दोनों का एक्सपीरियंस सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्सपीरियंस खराब हो जाए, आपके मार्केट में एम्प्लॉय ब्रांडिंग खराब हो जाए। सो बी फोकस, एम्प्लॉय सेपरेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। सो गाइज इसी के साथ इसी के साथ आज का टॉपिक एंड करते हैं। और गाइज अगर आप चाहते हो इनमें से कोई एक चैप्टर पहले पढ़ाया जाए, उसके लिए कमेंट में मैंशन करो, मैं जरूर उस लेसन्स को आपके सामने ब्रीफ में लाऊंगा और प्रॉपर आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा उस लेसन पे। और साथ ही साथ आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट्स या इश्यूज रह चुके हैं, कमेंट में मैं उसका सॉल्यूशन इमीडिएट दूंगा। और कोई सुझाव या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।